नमस्कार, शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रयोगशाला सहायक के इस बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम और बल के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत अपने पूरे चैप्टर को पढ़ा अच्छे से, सारे के सारे नियम पढ़े और लास्ट अपने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम। अपने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लॉ, संवेग को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बेसिस पर अपने कुछ उदाहरण पढ़ने का प्रयास किया। और आज अपने अगला अध्याय भौतिक विज्ञान का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो विद्यार्थियों, नया टॉपिक है, ध्यान दीजिए। नया टॉपिक है तो शुरुआत भी आपको पता है कुछ इस प्रकार से की जाएगी, जिसके आधार पर आपको बेहद अच्छे और सरल भाषा में समझ में आए। इस टॉपिक को इतना ज्यादा बारीकी से देखने का प्रयास करना है। क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो आपका रहेगा मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप जो है इसके अंदर, है ना। तो इसलिए आपको क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अगर अपने बात करें वर्क के बारे में तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्क का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कार्य से वर्क। तो प्रश्न अपने अगर इसको पढ़ने का प्रयास करें थोड़ा सा डिटेल में तो ध्यान दीजिए, कार्य को अपने इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी वस्तु पर जैसे ही अपने फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, तो बल के कारण वो वस्तु क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम दिशा के अंदर, निश्चित दिशा में क्या है, चलनी चाहिए, मूव करनी चाहिए, मोशन के अंदर आनी चाहिए। मेरा पूरा जो भावार्थ है कहने का वो ये है। ध्यान दीजिए, अपने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास मेरे विद्यार्थियों एक एम मास की बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया बाहर से। मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया, बाह्य बल इस पर लगाया, और जैसे ही मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो मेरे सामने जो रिजल्ट आया, जो परिमाण आया, वो इस प्रकार का आया। परिणाम जो इसके अंदर निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि जिस डायरेक्शन में वह फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, क्या उसी डायरेक्शन में वस्तु जाने लग रही है, क्या उसी डायरेक्शन में वस्तु मूव कर रही है। अगर तो दिशा निश्चित है तो लगाया गया जो बल होगा ना, वो कार्य के बराबर होगा। वर्क विल बी डन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा इस बात को ऐसे डिफाइन कर सकते हो हिंदी में कि सर आपके द्वारा या किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है ना, लगाया गया जो बल है, और उसी डायरेक्शन के अंदर जो आपका विस्थापन उत्पन्न होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर पैदा होगा, वो फोर्स के क्या होगा, मल्टीपल होगा, या फोर्स के क्या होगा, गुणनफल के बराबर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू वर्क। यानी कि आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाते समय वो वस्तु उसी दिशा के अंदर क्या है, मूव करे, गति करे, या अपनी क्या है, दूरी को तय करे, डिस्टेंस को क्या करे, ट्रेवल्ड करे, है ना। तो आप इस प्रकार से वर्क को क्या आसान और सहज और सिंपल भाषा में क्या डिफाइन कर सकते हैं। पूरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आपने यहां से एक फॉर्मूला निकाला, सर वर्क इज इक्वल टू कार्य बराबर में बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या आप लिख सकते हो F.S। यहां से अपने इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं क्या? कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें यूनिट को फाइंड करने का जो मेथड अपने सीखा है वो यही सीखा है कि यूनिट को रटना नहीं है। आपके हर परीक्षा में मात्रक पूछे जाते हैं किसी भी भौतिक राशि के, फिजिकल क्वांटिटी के, लेकिन अपने उसको फॉर्मूले से डिफाइन करने का प्रयास करना है। रटने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप उसके फॉर्मूले से सीखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वहां से मात्रक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देन फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, या फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीटर। यानी यूनिट के अंदर अगर अपने डिफाइन करें तो फोर्स को न्यूटन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो फोर्स की जगह पर मैं न्यूटन को अप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा। आपका जो विस्थापन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन आपको पता है आपके द्वारा तय की गई मिनिमम डिस्टेंस है, मोशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी कि न्यूनतम दूरी है तो दूरी। बात सिर्फ इतनी है कि न्यूनतम है, मिनिमम है, तो दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर मीटर से करते हैं। तो क्या एग्जैक्टली इसको न्यूटन इंटू मीटर से मैं लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आपका जो कार्य आएगा ना, वर्क इज इक्वल टू, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों न्यूटन इंटू मीटर। क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। तो आप वर्क के, या आप कह सकते हो कार्य को, या कार्य का जो मात्रक होगा, वर्क का जो आपका यूनिट रहेगा वो न्यूटन इंटू मीटर रहेगा। ये तो हो गया आपके फॉर्मूले से आपने जो मात्रक निकालने का प्रयास किया। अगर अपने इसको एसआई यूनिट के अंदर डिफाइन करें तो एसआई यूनिट के अंदर आप इसको क्या लिख सकते हो? तो आप इसको जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि
वर्क का जो यूनिट होएगा, एसआई यूनिट जो आपका होएगा, एसआई मेथड के अंदर जो यूनिट होएगा वो होएगा आपका जूल। तो इसका मतलब सर आप ये कह सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो बराबर रहेगा बच्चों वो रहेगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। या आप कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी m मास की बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल यदि 1 न्यूटन है और बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो यदि 1 मीटर होगा, तो वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य होगा बच्चों वो 1 जूल के बराबर होगा, 1 जूल के समतुल्य होगा। आया ना, समझ में आपको अच्छे से आया होगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो आप किसी भी फॉर्मूले से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं और यूनिट की आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। बहुत बार आपकी परीक्षा में यूनिट की डेफिनेशन पूछी गई है और पूछी गई है, ठीक है ना। अगर अपने इसको थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करें गहराई में तो ध्यान दीजिए, जैसे मेरे पास इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। m मास की बॉडी है और मैंने इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। आपने फोर्स लगाया लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया ना वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, आया ना। जैसे मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि आपने तो बल लगाया वस्तु को इस दिशा में, लेकिन वस्तु के द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वो किसी और दिशा में आने लग रहा है। तो इन दोनों के मध्य कोई ना कोई कोण बनेगा क्या, किसी ना किसी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है ना। या आपने मैथमेटिक के अंदर ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि सर किसी भी दो लाइन को, अगर दो रे है वो किसी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उन दो रेज के बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है, कोई ना कोई कोण बनता है, हाँ या ना। एग्जैक्टली आप यहां भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, लगाया गया जो फोर्स है, उस फोर्स की किसी और दिशा के अंदर क्या है, विस्थापन उत्पन्न होने लग रहा है। तो उन दोनों के मध्य एक कोण बनेगा जिसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रश्न आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि इस कोण के दरमियान ये जो आपने दो रेखाओं के मध्य एंगल जो बनाया है इसके दरमियान किया गया कार्य कितना होगा, या जो d है विस्थापन जो है आपका विस्थापन, इस विस्थापन के अंतर्गत आपके d का घटक क्या होगा, आपके d का घटक कार्य के अंदर क्या होगा। इस प्रकार से एग्जामिनर इसको 3-4 प्रकार से पूछने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, फोर्स अपने अप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गया, एंगल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान अब आपको यहां से फॉर्मूला फाइंड करना, तो वर्क इज इक्वल टू, क्या ये आप इस प्रकार से नहीं है क्या, देखो अगर अपने इसको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर डिफाइन करने का प्रयास करें, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है ये फोर्स वाला जो सेगमेंट है क्या वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल। डी वाला जो पोर्शन है, डी वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, क्या ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बिल्कुल। अगर मैं यहां से इस डी वाले पोर्शन से एक परपेंडिकुलर डालूं फोर्स पर, तो आप इस प्रकार से कह सकते हो क्या, बिल्कुल। और ये जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास बेस है और हाइपोटेनस है, क्योंकि सबसे पहले तो बेस आया होगा, बेस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले आपने वस्तु पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स जो है वो आपके बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना। डिवाइड, यहां से आपकी डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि आपकी जो दिशा है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही है, डी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो डी है इसके अंदर वो क्या हाइपोटेनस का काम कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर किसको बताता है, आप कहेंगे सर कोस थीटा को। तो क्या बेस अपॉन में हाइपोटेनस को कोस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो आपका जो वर्क होगा, आपने वर्क विल बी डन, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपने S से लिखा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपने D से रिप्रेजेंट किया, और आपका जो D की दिशा में घटक होगा वो होगा आपका कोस थीटा। समझ में आया क्या कोस थीटा कैसे आया, बिल्कुल। यानी कि इस वाले परपेंडिकुलर का जो घटक बनेगा वो इस प्रकार से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू FD कोस थीटा या FS कोस थीटा, आया ना। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला वर्क का और निकल कर आया, जहां से आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आती है, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर लो, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर लो, या प्रयोगशाला साइक का जो अपना बैच चल रहा है इसके अंतर्गत, है ना। तो फिजिक्स का पोर्शन जहां डीपली पूछा जाता है तो वहां से इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। तो यहां से आपका एक न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको
किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो आपको दे दिया जाए कि बल जो है ना वो 10 न्यूटन का बल आपने क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया है, हाँ या ना। 10 न्यूटन का जो बल आपने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया है, उस लगाए गए बल की दिशा में जो विस्थापन या दूरी आई है ना बच्चों, वो आई है कहीं ना कहीं आपकी कितनी, 30 मीटर। कितनी आई है, 30 मीटर। और आपसे पूछेगा कि इस वस्तु के द्वारा कार्य किया गया होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है यहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, एफ क्रॉस एस। अगर उसने आपके प्रश्न के अंदर कहीं ना कहीं कोण की बात की है, कहीं ना कहीं थीटा की बात की है, एंगल की बात की है, तो आपको पता है एंगल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है अभी जो अपने फाइंड किया, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू गिवन होगी, डी की वैल्यू गिवन होगी, प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कहते हो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? बिल्कुल ठीक है ना। चलो अपने इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कार्य के बारे में अपने इतनी चीजें पढ़ ली क्या, एक अपना जो यूनिट होता है ना वो इसके अंदर और किया जाता है ना। एक यूनिट देखो आपने क्या पढ़ा, 1 जूल। आपने पढ़ा सर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी वर्क का जो यूनिट होएगा वो तो जूल होएगा। लेकिन आपसे पूछता है कि 1 जूल इज इक्वल टू जो एक आपका जूल है वो कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 की घात 7 अर्ग। तो अर्ग एक मात्रक और निकल कर आया, तो यहां से आपका एक आंकड़ा और बना कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, या 10 की घात 7 अर्ग, या 10 की पावर 7 अर्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आगे अपने इसको और पढ़ने का प्रयास करते हैं। कार्य के बारे में अपने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, लेकिन अभी क्या है, अपने को यह सीखना है कि क्या किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी m मास की बॉडी के द्वारा अर्थ पे, है ना, अर्थ का अपने रेफरेंस ले रहे हैं, ना कि अर्थ से बाहर, आउट ऑफ अर्थ नहीं, स्पेस की बात नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू अर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ अपना क्या एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां पर किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कैसा कैसा और कैसा हो सकता है, या आपने कह सकते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, या ऐसा भी सर संभव है कि किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो या 0 हो। आइए अपने इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 3 प्रकार के केस लिए, आपने कहा सर इसको पढ़ने के लिए अपने केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट का मतलब स्थिति संख्या 1। आपने क्या सीखा सर, कार्य इज इक्वल टू एफ इंटू डी कोस थीटा या एफ डी कोस थीटा। इस फॉर्मूले से आपने डिफाइन किया वर्क को, बिल्कुल किया सर। तो ध्यान दीजिए, अपने सबसे पहले बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या मैं थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कोस 0। कोस 0 की वैल्यू सर कितनी, 1, तो एफ इंटू डी इंटू 1, वैल्यू क्या आ गई, एफ इंटू डी। यानी कि आपके द्वारा किया गया कार्य वही रहेगा, यानी कि कार्य धनात्मक होगा, यानी कि कार्य क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो आप एक बात तो आपको समझ में आई कि किस वैल्यू पर प्रश्न पूछता है कि ऐसा कोण का मान क्या रखा जाए, थीटा का मान क्या रखा जाए, जहां किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, या यूं कह लो कि वस्तु के द्वारा कोई ना कोई कार्य किया गया हो। तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू 0 रखने पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, जो यह बता रही है कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य होगा, वर्क होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। यहां तक इस थ्योरी को आपको समझ में आई क्या, बढ़िया से, ठीक है ना। चलो आगे इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। थीटा का मतलब यहां पर 0 है, तो आप डायग्राम के अंदर ये देख के बता सकते हैं क्या, जैसे मेरे पास ये डायग्राम था, इस डायरेक्शन में अपने क्या था, डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में अपने पास क्या था, फोर्स, और ये कोई ऑब्जेक्ट था। क्या इस डायग्राम के अंदर बता सकते हो कि इस डायग्राम को कैसा बनाया जाए कि थीटा की वैल्यू 0 आ जाए? थीटा की वैल्यू 0 का मतलब सर कोण ही नहीं बनेगा, एंगल ही नहीं होगा। जहां एंगल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी क्या, बिल्कुल। यानी कि अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और आपकी जो ये वाली लाइन है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ गई, ये देखो, ठीक है ना, ये वाली लाइन क्या आ गई, इसके ऊपर आ गई। तो जो आपने फोर्स इस पर लगाया है, बच्चों, ये फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो आपने वर्क पढ़ा था कि सर किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य
तब संभव होगा जब आपने फोर्स किसी वस्तु पर लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया, और वो वस्तु है ना फोर्स की डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेके आए, या कह दो डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करे, तभी आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य है ना वो किया गया है, वर्क है ना वो किया गया। तो यहां पर अपना वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कार्य आपने किया है किसी भी वस्तु के द्वारा। अगर अपने सेकंड केस को पढ़ने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, केस संख्या 2, स्थिति संख्या 2, इसके अंदर सेकंड केस जो आता है आपका वो कुछ इस प्रकार से। सेकंड केस के अंदर अपने को क्या रखना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दें क्या, बिल्कुल। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है सर, 90 करनी है। वैल्यू पुट कर देंगे एफ इंटू डी, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी सर 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। जैसे ही अपने एफ इंटू डी का 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी क्या, तो वर्क विल बी डन इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क है ना आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा। बिल्कुल यही तो बात है, कार्य होगा ही तब जब आपने बल तो लगाया लेकिन वस्तु उसी दिशा में क्या करे, ट्रेवल्ड करे। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको यह चीज समझनी है कि सर कार्य तभी संभव होगा, किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया जो वर्क है वो तभी कंप्लीट होगा अच्छे से, जब क्या है आपने फोर्स तो लगाया, वस्तु को धक्का तो दिया, लेकिन वस्तु धक्के की दिशा में चले जिस दिशा में आपने धक्का लगाया है। वस्तु की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर तो डायरेक्शन चेंज होगी तो किया गया कार्य आपका माना नहीं जाएगा। जैसा कि थीटा इज इक्वल टू 90 रखने पर आया है ना, तो अपने प्रूफ करके भी देखा कि थीटा की वैल्यू जैसे ही आपने फॉर्मूले में 90 रखी, 90 रखी, तो आपका किया गया कार्य क्या आ गया बच्चों, 0 या 0। इसका मतलब डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा बनेगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो फोर्स तो आपने इधर अप्लाई किया, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो आपकी राइट एंगल बना रही है, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि समकोण बना रही है, ठीक है। तो ये कार्य आपके द्वारा किया गया होगा ही नहीं सर, बिल्कुल। चलो तीसरा केस और पढ़ लेते हैं। दो चीजें पढ़ ली, दो चीजें अपने कंप्लीट कर ली कि सर किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य होगा या तो वो धनात्मक हो सकता है या वो 0 हो सकता है। अब ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है, क्या सर ऋणात्मक हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थीटा की वैल्यू अपने 180 डिग्री रखें तो चलो चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला था W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट आउट करनी है, 180 डिग्री। 180 डिग्री पुट करेंगे, देख लो एफ डी कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री पुट कर दी। कोस 180 का मान होता है सर -1, तो अपने पास क्या माइनस का एफ इंटू डी आ गया क्या, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। माइनस का साइन क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर माइनस का जो साइन है ना वो कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपकी वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य होगा क्या वो ऋणात्मक होगा क्या, बिल्कुल। यानी कि आपने जो कार्य किया है ना वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कार्य नेगेटिव होने का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, डायग्राम के अंदर 180 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा कि जब आप कहेंगे सर फोर्स और फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन और, सरल कोण ही तो होता है ना, सरल कोण ही तो क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। 180 डिग्री का मतलब कि फोर्स तो आपने इधर अप्लाई किया, लेकिन वस्तु क्या चली आपकी, मूव जो की वस्तु, ऑब्जेक्ट ने मूव किस तरफ की है ना, तो वो की आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में वस्तु चली। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु अगर विपरीत दिशा में चली और बल लगाया अपनी सीधी दिशा में है ना, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो किया गया कार्य अपने आप ही नेगेटिव होगा। कार्य तो किया गया है लेकिन ऋणात्मक है। जैसे आपने 180 डिग्री पुट किया और 180 डिग्री पुट करते ही वैल्यू आई माइनस एफ इंटू डी। क्या ये बात पूरी समझ में आई क्या? चलो थोड़ा सा अपने इसको और डिफाइन करते हैं। तो अपने वर्क के अंदर तीन चीजें पढ़ ली, वर्क के बारे में पढ़ लिया, वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला आया कैसे, डी का घटक क्या होता है, फॉर्मूले में कोस थीटा की वैल्यू कहां से आई, फॉर्मूले का यूनिट पढ़ लिया या वर्क का यूनिट पढ़ लिया, और वर्क के अंदर तीन प्रकार के केस भी पढ़ लिए। इतनी बात कंप्लीट हुई क्या? बिल्कुल। अब इस पर बेस्ड अपने को न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने से पहले
थोड़ा सा अपने एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और उठा लेते हैं, ध्यान दीजिए। टॉपिक कुछ आपका इस प्रकार से कह रहा है, जैसे एनर्जी, वर्क के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। सर ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट की, या अपने कह दो किसी भी ऑब्जेक्ट की, अरे जिस ऑब्जेक्ट की बॉडी या कोई भी बॉडी अर्थ पे है, कोई भी पार्टिकल है, कोई एंटी पार्टिकल है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी है ना? किस प्रकार से अपने परिभाषित कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि सर ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या अपने कह दो किसी भी वस्तु के द्वारा जो कार्य किया गया होता ना, उसकी क्षमता ही तो होती है ना, कि आपने कितना कार्य किया, तो वो आपकी कैपेसिटी है। अगर मैं 50 किलो के बाट को उठा सकता हूं तो वो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 50 किलो ही उठा सकता हूं, तो मेरी एनर्जी ही इतनी है कि मैं 50 किलो उठा सकता हूं, हाँ या ना? किसी दूसरे व्यक्ति की कैपेसिटी काम करने की, यानी कि वो 80 किलो का बाट उठा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी क्षमता है कि वो 80 किलो ही उठा सकता है। और क्षमता कब बनी? जब उसमें एनर्जी ही 80 किलो उठाने की थी, है या ना? तो ऊर्जा या एनर्जी क्या होगी? आपके द्वारा किए गए कार्य की क्षमता, या अपने कह दो वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होगी, है ना, कैपेसिटी ऑफ जो वर्क है ना आपका, तो वही आपकी किसके इक्वल होगी? ऊर्जा के या एनर्जी की। तो आप लिख सकते हो कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी आपने कितना काम किया है, कितना आपने कार्य किया है, कितना आपने वर्क किया है, उस वर्क की जो कैपेसिटी होगी, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो आपकी पूरा ऊर्जा या एनर्जी के रूप में मानी जाएगी, है या ना? सर बिल्कुल ठीक है ना, आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। आपने कार्य का मात्रक क्या पढ़ा था सर? वर्क का मात्रक क्या पढ़ा था सर? वर्क इज इक्वल टू जूल, यही तो पढ़ा था सर। अगर वर्क का मात्रक जूल है तो जाहिर सी बात है वर्क को करने की कैपेसिटी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का मात्रक सर क्या होगा? फिर आप कहेंगे सर जूल। बिल्कुल, एनर्जी का जो यूनिट होगा ना, एनर्जी का जो यूनिट होगा वो भी आपका क्या होगा? जूल। या आप कह दो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होगा वो भी आपका क्या होगा? जूल। कंप्लीट है ना? चलो अपने इसको आगे और थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अपने ऊर्जा को अगर पढ़ने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं सर कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा, ठीक है ना, अपने अर्थ के रिफरेंस से, है ना, फ्रेम ऑफ द अर्थ, अगर अपने ऊर्जा की बात करें तो किसी भी वस्तु के अंदर दो प्रकार से ऊर्जा विद्यमान हो सकती है। एग्जैक्टली वैसे तो काफी टाइप से अपने एनर्जी को पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ऑप्टिक एनर्जी आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी आपकी, है ना, एटम के अंदर जो है। एग्जैक्टली आपकी एनर्जी को बहुत सारे टाइप्स के अंदर आप क्या डिफाइन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर अपने उसका फंडामेंटल टाइप देखें, यानी मूलभूत आधार पर अगर अपनी ऊर्जा को देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, चाहे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूवमेंट की कंडीशन में है। मूवमेंट का मतलब आप यहां पर समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मोशन कर रहा है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में है, विश्राम अवस्था में है, चाहे वो गति कर रहा है, यानी कि मोशन की अवस्था में है। तो इस प्रकार से ऊर्जा ना दो भागों में बांटकर पढ़ी जाती है, दो भागों में बांटकर पढ़ी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2 अपने बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पीई, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी के। अगर बात करें अपने गतिज ऊर्जा की बच्चों तो ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इसके नाम से आपको पता है, परिभाषा सामने निकल कर आ रही है। गतिज ऊर्जा मतलब गति की बात है, या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है ना, मोशन की कंडीशन के अंदर है ना, तो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, या आपने कह सकते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर, ठीक है। तो पूरी जो इसकी परिभाषा बनी वो ये बनी विद्यार्थियों कि किसी भी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में उत्पन्न जो ऊर्जा होगी ना उसे अपने क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी से अपने क्या उसको डिफाइन करेंगे, है ना। जैसे अपने इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तो ध्यान दीजिए, आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कोई भी m मास की बॉडी है, मेरे पास कोई भी m मास की बॉडी है, ठीक है ना, इसका जो मास है वो मेरे पास कितना है बच्चों? m है। द्रव्यमान इसका कितना है? m है।
एम मास की बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, इसने क्या किया, मोशन किया, मूवमेंट किया। जैसे इसने मोशन किया तो उस दौरान आपको पता वेलोसिटी भी तो पैदा होगी, वेग भी तो उत्पन्न होगा। और यही जो वेग है ना, जो इसको क्या है, मोशन करवा रहा है, जो वेलोसिटी पैदा कर रहा है ना, वही ऊर्जा के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, इसका मास है, वेग में बदलाव आएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर से अपने इसको क्या है, डिफाइन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? एम का मतलब यहां पर क्या है सर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सर वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, प्रोड्यूस्ड वेलोसिटी, जो इसमें क्या है, वेग उत्पन्न हो रहा है, हाँ या ना? एग्जैक्ट सर, बिल्कुल। यहां से अपने प्रश्न एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है, या तो इसके पूछेगा न्यूमेरिकल, या आपसे प्रश्न कुछ थ्योरिकल प्रश्न पूछेगा। जैसे थ्योरिकल प्रश्न को सबसे पहले उठाते हैं, सिद्धांत के आधार पर प्रश्न आपके इस प्रकार से बन सकते हैं विद्यार्थियों। किस प्रकार से बन सकते हैं, प्रश्न बताने से पहले सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि आपको बेहद और सरल भाषा में फिजिक्स करवाई गई है। प्रीवियस जितने भी चैप्टर पढ़े हैं बहुत अच्छे से करवाने का प्रयास किया है, बहुत सारे प्रश्नों को अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी समझने का प्रयास किया है, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों को भी समझा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ना, आपके अन्य साथियों तक वीडियो को क्या है, पहुंचाना है, ताकि कोर्स को सभी बच्चे देखें और लाभ क्या है, उठा सकें। आपकी आगामी आने वाली प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 के अंदर, है या ना? चलो अपने थ्योरिकल प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, थ्योरिकल जो प्रश्न है ना आपके, काइनेटिक एनर्जी से कुछ इस प्रकार से बनेंगी। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी भी वस्तु की वेलोसिटी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग है ना, वेग, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अगर दुगना कर दिया जाए 2 टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी है ना वो बढ़ा दी जाए, पहले के मुकाबले दुगनी कर दी जाए, प्रश्न पूछ रहा है गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, अपने इसको प्रूफ कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी को क्या करना है, 2 गुना करना है। अगर वेलोसिटी को 2 गुना करना है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास पर तो अपने कोई बात ही नहीं कर रहे। 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/2 आपका वैसे ही कांस्टेंट है, अरे हाँ या ना? तो 1/2 अपना कांस्टेंट है, मास अपना कांस्टेंट है, तो अपने फर्क किस पर पड़ा, वेलोसिटी पर। क्यों दुगना कर रहे हो सर, तो वेलोसिटी को दुगना कर दो, v की वैल्यू 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना वो 4 गुना हो जाएगी क्या, यानी 4 गुना हो जाएगी क्या, बिल्कुल। इसका मतलब वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, है ना? वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर मैं इसका अपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछूं सर कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी m मास की बॉडी की अगर गति, अपने वेग है ना वेलोसिटी, अगर वेग है ना वेलोसिटी हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, वेग आधा कर दिया जाए, अब बताइए जी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब से अपने को क्या करना है, 1/2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बचा क्या अपने पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है अपने पास, हाफ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हाफ रख देते हैं, 1/2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, 1/4, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा है ना उस ऑब्जेक्ट की वो चौथाई हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 का मतलब चौथाई, ठीक है ना? कब होगी, जब वेग आधा करोगे, वेलोसिटी को क्या करोगे, आधा करोगे। भाई यहां तक बात अच्छे से समझ में आई है क्या सर? बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है, ठीक है ना? अब अपने इसको और थोड़ा सा अपने आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे अपने जानते हैं कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या कोई मोमेंटम से रिलेशन होता है क्या? आप कह सकते हो कि रिलेशन बाय, अपने जो टॉपिक पढ़ना है रिलेशन बाय, वो क्या पढ़ना है, मोमेंटम P2 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा का आपके संवेग से, गतिज ऊर्जा का आपके संवेग से क्या संबंध हो सकता है, ठीक है ना? एक सूत्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए,
आपने क्या सीखा कि सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो कहीं ना कहीं हाफ mv² के इक्वल होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं नोमिनेटर पार्ट में तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है कि उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो मास का मल्टीप्लाई किया तो देख लीजिए मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 तो अपने पास पड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास का मल्टीप्लाई करेंगे, मास एक और था m² हो गया, v² डिवाइड बाय कितना आ गया m। आपने मोमेंटम की डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में क्या ये पढ़ी थी क्या कि p = m × v, आया ना कि p क्या होता है आपका मोमेंटम क्या होता है बेसिकली m × v के बराबर होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं p की स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं p की स्क्वायर कर दूं तो आपका रेशो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि m की भी सर स्क्वायर करनी पड़ेगी, इक्वल में जितनी भी राशि है, जितनी भी डाटा आपके पास, जितने भी डिजिट है उनका सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, तभी तो रेशो इक्वल रहेगा, आया ना। बिल्कुल टू कंपैरेटिव है ना, तुलना करने पर। अगर अपने बात करें कि m की स्क्वायर v की स्क्वायर है वो p की स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पर क्या p की स्क्वायर लिख सकता हूं क्या m की स्क्वायर v की स्क्वायर को? बिल्कुल सर। डिवाइड में कितना पड़ा है 2m, यही किसके बराबर है आपकी काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से एक फॉर्मूला और आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाय 2m, p²/2, ठीक है ना। तो ये आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 3 स्टार, ठीक है ना, 3 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, जहां से हर बार परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, इस पर बेस्ड आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और प्रयोगशाला साइक के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। इस फॉर्मूले से बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल के तौर पर बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। अपने को प्रश्न दे सकता है, अपने को मोमेंटम की वैल्यू देगा, मास की वैल्यू देगा, अपने से पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, अपने को काइनेटिक एनर्जी गिवन करेगा, मास की वैल्यू देगा, अपने से पूछेगा मोमेंटम, ठीक है ना। तो 2 से 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन बेहतरीन प्रश्न बनते हैं इस पर, ठीक है ना। अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। तो विद्यार्थियों आज के लिए अपने इतना ही सेशन को रखेंगे, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, कल अपने पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, आज अपने गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ अपने पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण नियम, ठीक है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, और अपने पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की अपने थ्योरी को भी कल क्या है डिस्कस करेंगे बेहतरीन ढंग से, सरल व सहज भाषा में, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें अच्छे से, नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही सेशन है विद्यार्थियों, अलविदा।